हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें सबसे पहला बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। तो नाम से ही पता चलेगा कोऑर्डिनेशन मतलब कि कंपाउंड मतलब दो ढेर सारे एलिमेंट यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ करके वो क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। इसमें क्या होता है, इनके बीच या तो सॉलिड लिक्विड एक साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, या एटम चारों तरफ क्या होते हैं, जो मेटल होता है मेटल के चारों तरफ एटम क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। तो ये सभी हमारे आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, इसमें इसे मेटल भी होता है, लिगेंड भी होते हैं, ठीक है, निगेटिव आयन होता है। तब आता है इसमें टाइप्स में। तो पहला होता है एनायनिक कम्प्लेक्स। एनायनिक कम्प्लेक्स में एनायनिक एनायनिक मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज, यानी जिस पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक हो जाती है, निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाता है, तो हमारे क्या होता है, एनायनिक। एक चीज़ और ध्यान देना कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हमारा कंपाउंड होता है उसको हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में यूज करते हैं, ठीक है। यानी मेटल के साथ क्या होता है, लिगेंड जुड़ा रहता है, लिगेंड के को चारों तरफ से क्या करते हैं, बड़े वाले ब्रैकेट में हम इसको रख देते हैं, तो हमारा ये बनता है, हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। तो पहला एनायनिक, दूसरा होता है कैटायनिक, जिसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा आयन हो जाते हैं, प्लस आयन की मात्रा एक बढ़ जाती है, तो उसको कैटायनिक बोलता है। एक होता है न्यूट्रल, यानी मेटल और जो सेंट्रल एलिमेंट है दोनों आपस में मिल करके दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, दोनों आपस में बॉन्ड शेयर कर लेते हैं और इनके पास कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बचता, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट मतलब कि निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, ये पूरे तरह से शेयर करके स्टेबल हो जाते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रल कम्प्लेक्स। इसमें आते हैं फर्स्ट कंडीशन आती है लिगेंड की। लिगेंड होता है क्या चीज़ है, ध्यान रखना कि लिगेंड जो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल के साथ है, जो सेंट्रल एटम होता है, एटम या आयन, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ के अंदर रखा जाता है। कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हमारे जो बड़े वाली ब्रैकेट होते हैं उसको कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ कहा जाता है। उसमें जो हम कोई भी आयन मोलेकुल या एटम या आयन में हम रख देंगे, बाउंड हो जाएगा, जैसे आयन और मोलेकुल बाउंड होता है एटम और आयन से, सेंट्रल एटम और सेंट्रल आयन से, किसमें, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, लिगेंड कहा जाता है। टाइप ऑफ लिगेंड पहला होता है यूनिडेंट। यूनिडेंट मतलब क्या होता है, जिसके पास सिंगल, है ना, या तो मेटल मेटल आयन होगा जिसके पास सिंगल डोनर एटम होते हैं, यानी केवल एक ही चार्ज होगा उसके पास, सिंगल चार्ज होगा, उसको बोलते हैं हम यूनिडेंट। इसमें आ जाते हैं H2O, NH3 का, CO होता है, यहाँ पर ध्यान रखना CO कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, यहाँ पर कार्बोनिल है, क्लोरीन और NH2 एमाइड, एमाइन। ये तो यूनिडेंट हो गया जिसके पास सिंगल चार्ज होते हैं। डाइडेंट, डाइडेंट ऐसा लिगेंड जिसके पास क्या हो, दो डोनर एटम होते हैं, यानी डोनर एटम दो होंगे, यानी दो एटम आपस में शेयर करेंगे, किससे, मेटल से। एक चीज़ और ध्यान दे रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल होता है हमेशा डी ब्लॉक एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है। अगला आता है पॉलीडेंट। पॉलीडेंट में होता है दो या दो से अधिक डोनर एटम का इस्तेमाल करते हैं इसमें। इसमें इसका एग्जांपल होता है EDTA। EDTA का कोई फुल फॉर्म पूछ देता है, तो ध्यान देना, EDTA का फुल फॉर्म इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट आयन होता है। इसमें फोर्थ होता है एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट वो होता है जिसके पास दो डिफरेंट एटम होते हैं, ठीक है, टू डिफरेंट एटम होते हैं, जैसे NO2 हो गया, ONO हो गया, SCN हो गया, NCS हो गया, ये सभी हमारे क्या होते हैं, एम्बिडेंट होते हैं लिगेंड। इसमें एक और आता है पार्ट, चिलेट लिगेंड। चिलेट लिगेंड में होता है या तो डाई हो सकता है या तो पॉलीडेंट लिगेंड हो सकता है, या तो डाइडेंट होता है या तो पॉलीडेंट लिगेंड हो सकता है। और ये हमेशा क्या होता है, रिंग, सेंट्रल एटम में रिंग के जैसा होता है, रिंग के जैसा क्लोज हो जाता है, और इसी को हम काइलेट रिंग कहते हैं। ढेर सारे काइलेट रिंग होते हैं, आपस में मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वो क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं डेंटिसिटी। पेपर में कभी क्या आता है, डेंटिसिटी क्या होता है। तो जो लिगेंड के जो ग्रुप होते हैं जो रिंग टू के का फॉर्मेशन करते हैं, हमारा क्या होता है, डेंटिसिटी कही जाती है। अब अगला पॉइंट आता है होमोलेप्टिक और हेट्रोलिप्टिक। होमोलेप्टिक ध्यान रखना, होमोलेप्टिक मतलब क्या होता है, ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप, केवल केवल एक ही डोनर ग्रुप होता है, ठीक है, उसको होमोलिप्टिक कहते हैं। होमोलिप्टिक मेटल के साथ केवल सिंगल डोनर ग्रुप बाउंड होगा, उसको बोलते हैं होमोलिप्टिक। और यदि एक से अधिक होगा डोनर ग्रुप बाउंड होगा, उसको बोलते हैं हेट्रोलिप्टिक। किसके साथ, मेटल के साथ। एग्जाम्पल भी देख लो, पहला वाले होमोलिप्टिक में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ देखिए अमोनिया केवल सिंगल ही जुड़ा हुआ है ना, और इसके पास यहाँ पर कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, अमोनिया भी जुड़ा हुआ है और क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, ये इसलिए क्या हो जाएगा, हेट्रोलिप्टिक हो जाएगा। और होता है नोमेनक्लेचर। ध्यान रखना, यहाँ पर नोमेनक्लेचर पूछा जाता है पेपर में, है ना, IUPAC नेम के रूप में।
इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो ध्यान देना होगा आपको। जैसे मान लो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले इसका लिखने के लिए देखिए 3-4 टाइप के होते हैं हमारे आईपीसी में। पहला होता है केटायनिक कॉम्प्लेक्स, जो केटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स में ये आपको ध्यान रखना होगा, पहले हम कोऑर्डिनेशन एंट्रीज़ के अंदर का जो एलिमेंट होता है, उसमें से क्या यूज़ करेंगे, बाई अल्फ़ाबेटिकल ग्रुप से। अब देखिए यहाँ पर 2 लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, अमोनिया। अमोनिया कितना है, 3 है, तो इसका लिखते हैं ट्राई, ट्राई एमीन। फिर अब आएँगे लिगेंड, हमेशा पहले कोऑर्डिनेशन एंट्रीज़ का पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, ठीक है। फिर बाहर वाले एलिमेंट का, फिर लास्ट में हम यूज करते हैं, फिर बीच में हम यूज करते हैं क्रोमियम मतलब कि मेटल का, और ब्रैकेट में हम रोमन अंक में इसका क्या देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर यूज करते हैं, और फिर लास्ट में जो बाहर वाले एलिमेंट होते हैं उसको। तो बोलते हैं ना कि पहले उदाहरण से आप समझ सकते हो। मान लो कि सिंपल उदाहरण देते हैं, पहले हम कोई खाना वाना खिलाते हैं तो पहले क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को खिलाया जाता है ना, तब बाहर वालों को खिलाते हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन इंटीजर के अंदर हो गया, तो यानी क्या हो गया, मेटल का रिश्तेदार हो गया, तो ये पहले इनका नाम लिखा जाएगा, फिर मेटल का, यानी पहले हम रिश्तेदारों को खिलाकर फिर हम खुद खाते हैं, फिर बाहर वाले को खिलाते हैं। तो ऐसे ही हमारा इसमें याद रखने का तरीका है, कि कहीं भूल गए गलती से पेपर में तो ऐसे याद रख सकते हो। तो ध्यान रखना होगा। देखिए अब ए से अमोनिया होता है, तो अमोनिया का पहला नाम आ गया, तो क्या होगा, ट्राई एमीन। फिर ट्राई H2O को एक्वा कहा जाता है, बाद में हम टेबल दिखाएंगे लिगेंड का नाम किसको क्या बोलते हैं। H2O में क्या हो जाएगा, ट्राई एक्वा। अब देखिए क्या आ गया, क्रोमियम, क्रोमियम को क्रोमियम लिख देंगे, और इसके पास क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे यूज करेंगे, इसके बाद हम टेबल देंगे, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिखा होगा, उसमें आपका आयन जो होते हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जितने उसके पास चार्ज है। उसके बाद फिर हमारा, अब देखिए वो कोऑर्डिनेशन नंबर में क्लोरीन के हमारा Cl2 है, तो क्या हो, गैस के रूप में है, इस्तेमाल होता है, इसका तो होगा नहीं। अमोनिया का होता है, ठीक है। और H2O में हमारा क्या है, अस्टेबल होता है, तो H2O में अमोनिया के पास माइनस एक, अमोनिया के पास माइनस का एक, तो 3 है, तो 3 माइनस का, तो क्रोमियम के पास क्या होगा, 3 प्लस का आयन हो गया, तो ये क्या होगा, 3 हो गया। और रोमन अंक में हमेशा हमेशा ये जो ब्रैकेट में यूज करते हैं, ये हमेशा मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और ये हमेशा क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट में रोमन अंक में लिखा जाता है। और लास्ट में क्या है, क्लोरीन, तो पता है आपको कि क्लोरीन, क्लोरीन यदि प्रीफिक्स में रूप में जुड़ता है तो क्लोरो लिखते हैं, और लास्ट में जुड़ता है तो क्लोराइड लिखा जाता है, तो इसलिए लास्ट में जुड़ा तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। उसी को यहाँ पर जो पहला दूसरा तीसरा मेथड यहाँ पर स्टेप वाइज लिख दिया है। अगला आता है एनाइनिक। ध्यान रखना, पहचानें कैसे कौन केटाइनिक कौन एनाइनिक है, तो ध्यान रखना हो कि जो एनाइनिक होगा उसके बाहर मेटल होगा कोई, और केटाइनिक में इसके बाहर में क्या होगा, नॉन मेटल होगा। देखिए इसमें मेटल है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले मेटल का नाम आता है, क्योंकि सबसे घरों में क्या होता है, जो बड़े होता है वहीं तो बड़ा होता है ना। तो मेटल क्या है कि बाहर है, तो क्या होगा, सबसे बड़ा हो गया, तो इसलिए इसका नाम पहले लिखेंगे, तो क्या होगा, पोटेशियम। फिर अंदर वाले का कोऑर्डिनेशन के अंदर में देखिए पहले फिर क्या होगा, साइनो, लिगेंड हम बताया था, लिगेंड पहले यूज करेंगे। यदि मेटल है बाहर तो पहले मेटल का नाम, नॉन मेटल है तो नॉन मेटल का नाम बाद में लिखते हैं, ठीक। फिर हो गया पोटेशियम। फिर आते साइनाइड, साइनाइड में साइनाइड कितना है, 6 है ना, तो इसलिए क्या लिखेंगे, हेक्सा। और साइनाइड को पता ही प्रीफिक्स में साइनो लिखते हैं। और एफ है। अब ध्यान रखना एफ क्या होता है, 2 तरीके से, एक फेरस होता है, एक फेरेट होता है, ठीक है। तो देखिए इसके पास 6 का चार्ज है, और पोटेशियम के पास एक एक पोटेशियम के पास +1 का चार्ज होता है, तो +3 और -6 खत्म हो गया, बचा कितना, माइनस का, प्लस का 3 बच गया। प्लस का 3 और चाहिए, तभी तो हमारा क्या होता है, पढ़ा होगा ना आपने कि सम ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, यानी टोटल जोड़ने पर क्या होता है, 0 होना चाहिए, तो यानी +3 का बच गया, तो यानी क्या हो गया, फेरस का काम करेगा, इसलिए फेरेट जोड़ देते हैं मेटल में। आते हैं अब न्यूट्रल का। ध्यान रखना यदि न्यूट्रल की बात करेगा तो वहाँ पर 2 यूज करेंगे, ठीक है। देखिए 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है, प्लेटिनम है ना, और सभी क्या होंगे, ब्रैकेट के अंदर ही होंगे, यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए एमीन का पहले नाम आएगा, तो एमीन कितना है, 2 है, तो डाई एमीन लिख दिए। फिर क्लोरो, फिर क्या हो गया, NO2 को नाइट्रो लिखा जाता है, तो फिर क्या होगा, नाइट्रो हो जाएगा। और प्लेटिनम, तो प्लेटिनम हो गया हमारा। देखिए एन यहाँ पर लिखा है, एन लिखे चाहे ना लिखे इसका कोई जरूरी नहीं है। और प्लेटिनम के पास कितने चार्ज हो जाएंगे, 2 के चार्ज होंगे, क्योंकि अमोनिया के पास 2 का चार्ज है। अब आते हैं अगला टॉपिक, आइसोमर्स। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपको पता होगा आइसोमर्स क्या होते हैं, जिसके क्या हो जाएंगे, जिसके फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं।
तो आइसोमर्स यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमर्स होते हैं, पहला होता है स्टीरियो आइसोमर्स। दो टाइप के होते हैं, स्टीरियो एक होता है, ज्योमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होते हैं हमारे, डिफरेंट अरेंजमेंट होता है लिगेंड का। यहाँ पे क्या करेंगे, सेंट्रल एटम सेम रहेंगे लेकिन लिगेंड का अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स दो टाइप के, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ध्यान रखना होगा दोनों में डिफरेंस क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल में। ज्योमेट्रिकल केवल स्ट्रक्चर वाइज डिफाइन होता है, ऑप्टिकल हमेशा आयन होंगे इसके ऊपर, ध्यान रखना होगा ऑप्टिकल में। ठीक है, यदि प्लस का आयन है ये सब तो समझ जाना क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स फ्लो कर रहा है। तो पेपर में कभी आया तो कौन सा ऑप्टिकल कर रहा है, कौन सा ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल में इसके इन कोऑर्डिनेट इंटिटीज के ऊपर में कोई प्लस माइनस साइन कुछ भी नहीं रहता है। आप ये कह सकते हो क्या होता है, न्यूट्रल टाइप में होता है, न्यूट्रल कंपाउंड होता है। लेकिन ये क्या होता है, हमेशा एनायनिक या केटायनिक दोनों होंगे। तो एनायनिक और केटायनिक जो कॉम्प्लेक्स होते हैं हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो न्यूट्रल होते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब देखो ज्योमेट्रिकल में, ज्योमेट्री से मतलब क्या समझ में आ रहा है कि यानी स्ट्रक्चर बन रहा होगा, तो इस पर स्ट्रक्चर से ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना होगा MX2, ठीक है, MX2 और L2। एक्स और एल दोनों क्या है, हमारा लिगेंड है, यूनिडेट लिगेंड है। तो देखिए लिगेंड की मात्रा कितना, 2 और 2 4 है, तो 4 बनेगा तो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर में क्या होते हैं, 4 कोने होते हैं, इसलिए क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा। यही बस यही ध्यान रखना होगा आपको कि लिगेंड की संख्या को काउंट करके आप इसको डिसाइड कर सकते, बता सकते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब ये देखिए दो दो हैं और दोनों के दो दो हैं, तो क्या बनेगा, स्क्वायर। यदि ये चारों अलग अलग होते, यदि हमारा चारों अलग अलग होते तो क्या हो जाता, वो भी बनता हमारा स्क्वायर प्लेनर ही बनता। अब ध्यान देंगे यहाँ पर तीसरे वाले में, ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। इसका देखिए फॉर्मूला क्या लिखा है, एम मतलब मेटल, एक्स और एल ये दोनों हमारे क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। देखिए एक्स का 2 है लिगेंड और एल का कितना है 4, तो 4 और 2 कितना हो गया 6। और कभी भी 6 बनते हैं तो यानी वहाँ पर क्या यूज होगा, ओक्टाहेड्रल। ठीक है, फिर आते हैं अगला वाला। यहाँ पर भी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे क्या कि ये दोनों होते हैं हमारे MX2A2। और ध्यान रखना होगा यहाँ पर MX2 और O2 में ये दोनों हमारे क्या करते हैं, 4 बना रहे हैं, लेकिन A2 का जो स्ट्रक्चर जो बनता है हमेशा 4 टाइप में बनता है, इसीलिए इसको हम क्या, इसका अलग स्ट्रक्चर बनता है EN का। ध्यान रखना होगा EN का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है कर्व आकार में, तो इसलिए हमारा क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ध्यान रखना जो फोर्थ है ना, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। फोर्थ वाला हमारा टेट्राहेड्रल होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पर, जो आइसोमर्स जो बनते हैं हमारे, यदि हम जो सेम बन रहा है तो सीस होता है, और इसको ट्रांस यानी उसको वैल्यू को क्या करते हैं, पोजीशन को बदल देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांस। ट्रांस मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सीस और ट्रांस 2 बनते हैं। पाँचों में ऑक्टाहेड्रल, ये इसमें क्या होता है, 3 3 होते हैं, ए भी 3 होता है और बी भी 3 होता है, यानी हमेशा जब 6 होगा लिगेंड तो ध्यान रखना हमेशा ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, 4 होगा तो हमेशा स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल बनाएगा। तो फोर्थ वाला हमेशा हमारा, फोर्थ वाला भी हमारा टेट्राहेड्रल ही बनेगा, थोड़ा सा यहाँ पे गलत है प्रिंट। अब अगला आते हैं हम, और एक चीज़ ध्यान रखना, जो टेट्राहेड्रल होते हैं ये सभी हमारे क्या बनाते हैं, सीस और ट्रांस बनाते हैं हमेशा। अब आते हैं इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स में। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, ये बहुत अलग तरीके से होता है, ये कभी भी सुपर इम्पोज नहीं होता। ऑप्टिकल जानते हो, ऑप्टिकल मतलब कि लाइट हम डालेंगे, किसी भी हम कम्प्लेक्स कंपाउंड पे लाइट डालते हैं तो लाइट स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, उसका एक इमेज बनता है। ठीक है, तो जो जब लाइट डालते हैं हम रियल इमेज पर तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो, और जब इमेज आपको देखो ना, मिरर में हम रखते हैं तो क्या होता है, ये वाला पार्ट उधर दिखाई देता है। तो वही सेम ध्यान रखना कि हम क्या करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मिरर के सामने रख दिया तो उससे हम क्या करें, अगला वाला, इसमें जब जब मिरर रखते हैं जो रियल इमेज होता है उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो, और जब इसका प्री इमेज जो बनता है मिरर के बाद उसको बोलते हैं लीवो कहा जाता है। यानी लीवो में से ध्यान रखना कि जो सामने वाला होगा उल्टा बनेगा नहीं, लेफ्ट टू राइट इसमें बदलता है, चेंज होता है लिगेंड दूसरे वाले में। और इसमें और ध्यान रखना होगा आपको, ये आयन आयन हमेशा मिलेंगे इसके ऊपर। अब आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमारे पास क्या होते हैं कि बॉन्डिंग पैटर्न क्या होता है, अलग अलग टाइप के पैटर्न होते हैं, है ना। तो इसके देखा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में होता है, पहला होता है लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज
जानते होंगे, है ना, लिंक एक दूसरे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर भी हमारा कोई भी आयन नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंपाउंड होता है अलग तरीके से बनता है। देखिए लिंकेज है तो ये ध्यान रखना होगा कि आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ के अंदर 2 लिगेंड मिलेंगे अलग अलग, और इसके बाहर भी ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल मिलेगा। तो ध्यान रखना होगा, एग्जाम्पल से ध्यान रखना हमें टाइप को। तो बाहर नॉन मेटल मिल रहा है, बीच में 2 लिगेंड मिल रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, तो हमेशा क्या होगा, लिंकेज। ये हमेशा एक दूसरे से लिंक करते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं सभी दोनों, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स वो होते हैं जिसमें क्या होता है, कम्प्लेक्स होते हैं, यानी 2 अलग अलग हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। देखिए, है ना, एक एक अलग कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, दूसरा अलग कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। तो यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज होता है, दोनों आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनाते हैं। आयोनाइजेशन, हमेशा आयोनाइजेशन में ध्यान रखना होगा कि आयोनाइजेशन आइसोमर्स में एनायनिक एक्सचेंज होता है हमेशा, यानी एनायन वाला जो लिगेंड होता है वो हमेशा क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे से। देखिए यहाँ पर देखिए क्या था, CONH3 है ना, और SO4 है, और ब्रोमीन। अब देखिए ब्रोमीन इसमें क्या हो गया, अंदर चला गया, SO4 बाहर आ गया, तो एक्सचेंज हो गया ना, तो इसलिए एक्सचेंज होने का मतलब क्या होगा, आयनाइजेशन हो जाएगा। सोलवेट, सोलवेट ध्यान रखना होगा, सोलवेट हमारा, या सोलवेट को हम बोलते हैं कभी कभी लिक्विड स्टेट वाला। तो सोलवेट हमारा आइसोमर्स वही होते हैं जिसके बीच में क्या होगा, अंदर हाइड्रेट होगा। हाइड्रेट मतलब क्या होगा, H2O। कहीं भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में H2O दिख गया लिगेंड के रूप में, तो ध्यान रखना हमेशा क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, या तो वो क्या होगा, पूरी तरह से सोलेबल हो जाएगा लिक्विड में, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट यहाँ पर, अगला आता है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग के बेसिस पर इसमें अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया। पहले हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिफाइन करने का, थ्योरी देने का श्रेय किसको जाता है, वार्नर को। तो वार्नर ने क्या किया था, इसके एक थ्योरी जनरेट किया था। तो वार्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने ये बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसमें मेटल क्या होता है, 2 अलग अलग वैलेंसी, यानी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में जुड़ता है। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो हमेशा एनाइन केवल होता है ना, जो लिगेंड से सेटिस्फाइड करता है। और प्राइमरी वैलेंसी क्या, आयोनाइजेबल हो जाता है, आयोनाइजेबल होता है और नॉन नॉन डायरेक्शनल होता है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है और डायरेक्शनल होता है। इस तरह से ज्योमेट्री के लिए क्या होता है, ज्योमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या करता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है। इन्हीं के बेसिस पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि जो मेटल एटम होते हैं, मेटल एटम और आयन, वो क्या करते हैं, लिगेंड से इनर ऑर्बिटल के थ्रू और आउटर ऑर्बिटल के थ्रू क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। और ये अलाउ करते हैं हाइब्रिडेशन को अलाउ करते हैं ओवरलैप करके। तो और ध्यान रखा होगा, आपको पता होगा हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 ये सब हाइब्रिडेशन होता है। तो हाइब्रिडेशन हमेशा क्या शो करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ फॉर बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के लिए कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे क्या होंगे, कैपेबल हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडेशन कहा जाता है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारा वहीं बताया गया था। यानी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, वो एक दूसरे से बॉन्डिंग बना करके किस किस तरह से जुड़ सकते हैं। तो इसमें पहला होता है 6 लिगेंड, है ना, एक होता है यूनिडेंट, दूसरा होगा ऑक्टाहेड्रल एंटिटीज़। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको कि यदि ऐसा बनता है तो सेंट्रल बिलोंग क्या करता है, 3D सीरीज में, और लिगेंड क्या होगा, हमेशा मोनोडेंट होगा या तो डाइडेंट हो सकता है। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, हमेशा 6 शेप में होगा, और वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल, 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक तो या तो 6 शेप में बनाएगा और दूसरा ऑक्टाहेड्रल में, या तो 6 या तो 8 बनाएगा। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपको डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता ही होगा, n-1 × d होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में ही n-1 × d कर देंगे तो हाइब्रिडेशन पता चल जाएगा। तो हाइब्रिडेशन में क्या हो जाएगा, हमेशा ऊपर में दे दिया है क्या चीज़, 6 होंगे, तो 6 कितने तरीके से बन सकते हैं, या तो आप D2sp3 रख सकते हैं, ठीक है, तो वो भी ऑक्टाहेड्रल बनाएगा शेप। आउटर, ये इनर होता है, इनर में हमेशा ध्यान रखना D2sp3 बनेगा। आउटर ऑर्बिटल हमेशा क्या बनेगा, sp3d2। तो देखिए यहीं इसमें भी d के पास 2 है, p के पास 3 है और s के पास 1 है, तो ये भी 6 बना रहा है ना। तो ध्यान रखना होगा sp3d2 हमेशा कौन कौन से बनाते हैं, जितने भी हाईलाइट होते हैं, हाईलाइट यानी जिसके पास निगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, वो सभी हमारे क्या बनाएंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और हाइब्रिडेशन की बात करते हैं तो sp3d2 बनाते हैं हमेशा। और इनर ऑर्बिटल वही बनाते हैं जो क्या होंगे, d ऑर्बिटल के एलिमेंट होंगे, ठीक है, यानी जो हमारे मेटल होते हैं डी ब्लॉक के, वो सभी हमारे क्या बनाएंगे, इनर बनाते हैं, ठीक है। नीचे एग्जांपल भी दिया, इनर ऑर्बिटल के दिया हुआ है, CONH3 के का होल 6 के पावर 3+, ठीक है। ये उसी को यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। आप देखिए 3D था, कोबाल्ट की बात करते हैं, कोबाल्ट के पास क्या होता है, 3+ का आयन होता है, इसका एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए, है ना।
एटॉमिक नंबर क्या किया, इसको माइनस कर दिए, तो इसके पास क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, हमें शायद पता होगा डी ब्लॉक में कितने होते हैं, मैक्सिमम 10 होते हैं। तो इसमें कितने 6 हैं, तो डी डी के पास से है 4s और 4p ब्लैंक रहेगा। जैसे हम एडिशन करना स्टार्ट करेगा तो बाकी वाले जो हैं, जो अप स्पिन वाले जो एलिमेंट है वो क्या होंगे, शिफ्ट हो जाकर इनको पेयर में गा देंगे, स्टेबल करने के लिए इसको पेयर बना देंगे। तो इसलिए देखा होगा यहाँ पर क्या लिखा है, D2। तो डी में कितना हो गया 2 और sp3, यानी सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दिया। या फिर बाद में ही 6 स्पिन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन अमोनिया के साथ आपस में जुड़ जाएंगे, इसलिए हमारा क्या बनता है, ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, बाकी सभी खाली हो जाते हैं। ठीक है, इसमें ही देखिए नीचे दिया, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर देयर फॉर कम्प्लेक्स विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, सभी क्या होंगे, पेयर में आ गए, इसलिए क्या हो गया, ये डायमैग्नेटिक नेचर में होता है। ऐसे अगला दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स में। ठीक है, अब ध्यान रखना होगा, देखिए इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स क्या था, प्लस का आयन था, आउटर में क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आउटर में हमेशा हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, तो हाइड्रोजन से पता चल गया आपको क्या आउटर वाला जो होगा। तो इसमें फिर हमेशा मेटल की बात करेंगे, तो मेटल कोबाल्ट है, इस पर भी 3+ का आयन होंगे, क्योंकि एफ के पास क्या है, +6 है तो -6, और देखिए 3 बाहर भी है माइनस में, तो 3 तो बाहर निकाल देंगे, तो +6 +3 किस पे हो जाएगा, कोबाल्ट पे। तो +3 देखेंगे कोबाल्ट पे। अब कोबाल्ट भी हमेशा क्या होता है, 3D में लाई करता है, तो 3D में इसका भी वही सेम होता है ना, जैसे ऊपर वाला बना था उसमें, इसमें भी ऐसे सेम बनेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको कि जो हैलोजन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करते हैं, इसीलिए क्या होता है, हमेशा ये पैरामैग्नेटिक होता है। कभी भी पेयर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तो हमेशा क्या हो जाएगा, पेयर है, सभी इलेक्ट्रॉन यदि पेयर में आ गए तो डायमैग्नेटिक, ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए तो हमारे क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर में होता है। इसे हम इससे क्या करते हैं, इसको मैग्नेटिक नेचर डिफाइन कर सकते हैं। तो जितने भी हैलाइड वाले लिगेंड होते हैं वो सभी हमारे क्या करते हैं, हमेशा आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बनाते हैं। पेपर में कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पास एग्जांपल दे देगा, पूछा जाएगा ये कौन से आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है, क्या है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ऐसे पूछते हैं पेपर में। तो ऐसी बहुत बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना होगा आपको इसमें। अगला फिर वहीं आते हैं एग्जाम्पल में से, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स में देखिए क्या है, हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर, दूसरा चीज़ है, तो क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो NiCN4 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर निकेल की बात करेंगे, निकेल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2- का चाहे तो निकेल पर 2+ का हो जाएगा। तब यहाँ से निकेल का हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर में क्या करेंगे, 2+ का है तो 2- करके यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल को के ऑर्बिटल डिफाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सभी क्या होंगे, पेयर में हो जाएंगे। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 है, तो बाकी सब तो पेयर में है। अब एक वाला क्या चले जाएगा, उसमें शिफ्ट हो जाएगा, पेयर बना लेगा, अप स्पिन और डाउन स्पिन, और इसलिए इसका एक क्या होगा, एक खाली हो जाएगा पार्ट। और इसका एक पार्ट खाली होने की वजह से देखिए डी का क्या होगा, एक खाली है तो इसलिए डी, और बाकी एस का पूरा खाली तो sp2 हो गया, तो DsP2 बना दिया। और इसमें देखा होगा आपने कि इसमें 2 खाली था तो इसलिए क्या बनाया, D2 बनाया था, है ना, D2sp3। ठीक है, तो ऐसे आप हाइब्रिडेशन भी आप डिफाइन कर सकते हैं। आउटर, अब आते हैं आउटर ऑर्बिटल वाले में, इसमें देखिए COCl4 है, तो यहाँ पर 4- यानी कोबाल्ट के पास भी +3 का आयन होंगे, तो यहाँ पर वही सेम कंडीशन, कहीं भी आपको मिल गया कोबाल्ट के पास +3 का आयन, तो हमेशा आँख बंद करके पैरामैग्नेटिक नेचर मार देना। ठीक है, क्योंकि हमेशा क्या बनाएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बनाएगा। अब अगला टॉपिक आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ध्यान रखना होगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में 5 जो d ऑर्बिटल होते हैं आपस में क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं लोअर और हायर एनर्जी लेवल में। लोअर और हायर एनर्जी लेवल में स्प्लिट होने के बाद धीरे धीरे क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से अप्रोच करने लगते हैं, लिगेंड से अप्रोच करने के बाद आपस में जुड़ जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा जाता है। तो ध्यान रखना होगा, इसमें हमेशा d ऑर्बिटल के क्या चीज़, 5 d ऑर्बिटल का लिया जाता है, या तो गैसियस मेटल हो सकते हैं, मेटल या एटम हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं, जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम लेवल की होती है। यहाँ पर देखिए फिगर में जो दिखाया गया, यह क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल क्वाड्रेसेंट्रीज के लिए। यहाँ पर देखा होगा आपने, ये हमारा हाइब्रिडेशन होता है ना, dx2 - y2 dz(x) और dxy dy(z) है ना। ये एनर्जी लेवल है, पांचों एनर्जी लेवल यही मेटल का हमेशा क्या है, डी में है। जैसे इसको एनर्जी मिला, ये कहाँ स्प्लिट होकर कहाँ पहुँच गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जैसे इसको एनर्जी मिला यहाँ पहुँच गया बीच में। अब यहाँ से लिगेंड के रूप में क्या हो गया, आकर्षित, अट्रैक्शन होने लगा इनका। तो अब इसमें से देखिएगा, जो लिगेंड के रूप में अट्रैक्शन हुआ तो इसमें से 2 हमारे एलिमेंट होंगे जिनके पास एनर्जी ज़्यादा थी, वो कहाँ पहुँच गए, ऊपर, और बाकी 3 क्या हो गए, नीचे चले गए। तो हमेशा ध्यान रखना होगा आपको कि ये क्या होता है, बीच में जो एनर्जी लेवल होती है हमेशा, इंथैल्पी जो होती है हमेशा, इसके पहले 5 था तो 2 ऊपर गए तो क्या होगा, 2/5 नीचे आएगा, और नीचे 3 है तो जस्ट उल्टा होता है, 3/5 ऊपर हो जाएगा, इन दोनों की गैप। तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी सेपरेशन। क्या होता है, हमेशा डिनोट करता है डेल्टा 0 से। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में पूछा था ये चीज़ें पेपर में कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल क्या होता है, डिक्रीज होता है 2/5 से, और हायर एनर्जी लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है 3/5 से, ऊपर वाले से। यदि डेल्टा जीरो की वैल्यू क्या होगी, लेस देन पी होगा, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा किसमें, इलेक्ट्रॉन ईजी में, ठीक है। तो इसलिए ये बनाएगा T2G3 और EG1 बनाता है हमेशा, ठीक है। ध्यान रखना जो ऊपर वाला है वो EG कहा जाता है, ठीक है, एनर्जी गैप, और नीचे वाला T2G, यानी टाइम इंटरवल के बाद ये गैप हुआ है, ठीक है। यदि ये बड़ा हो जाएगा, डेल्टा जीरो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो एनर्जी टिकली क्या होगा, फ्लेवर फोर्थ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा, एनर्जी में आ जाएगा, और वो यहाँ से पहुँच के कहाँ पहुँच जाएगा, T2G में चला जाएगा चौथा इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए T2G पर 4 हो गया, AG के पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और यहीं फिर डेल्टा जी लेस साइन होगा, तो यहाँ पर इसको वीक लिगेंड फील्ड भी कहा जाता है, कभी कभी आता है इसमें, किस लिए, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए वीक फील्ड बनाता है हमेशा। अब फिर आते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल, वो हमारा क्या था, ऑक्टाहेड्रल के था। अब टेट्राहेड्रल की बात करेंगे, तो ध्यान रखना ऑक्टाहेड्रल में हमेशा अपर में क्या हो जाएंगे, 2, और लोअर में कितने, 3 जाते हैं, और यहाँ पर टेट्राहेड्रल में हमेशा कितना यूज करते हैं हम, 6 यूज करते हैं, ठीक है, 6। अब ध्यान देना होगा आपको कि यहाँ से यदि एनर्जी जिसको मिला तो ये कहाँ पहुँच गया, बीच में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बनाता है। अब यहाँ से 3 ऊपर चले गए, तो 3 ऊपर गए, तो ध्यान रखना होगा 3 ऊपर गए तो क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ वाला सेम कंडीशन बनती है, बस यहाँ पर क्या था, 3 नीचे आ रहा था, 2 ऊपर जा रहा था, यानी 3 हमारा लोअर में और 2 अपर में है। यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाता है, 3 अप जाता है अपर वाले में और 2 जाता है लोअर वाले में, यानी आप ऑक्टाहेड्रल को उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रल बन जाता है। बस इतना ही अंतर होता है, बाकी चीज़ें सेम होती है। बट ये चीज़ ध्यान रखना होगा आपको कि कभी भी जब 3 जा रहा, कभी भी हमारा क्या होगा, जब 2 नीचे जा रहा होगा तो हमेशा ईजी होता है, और कहीं भी 3 है, 3 हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, T2G होता है। ये चीज़ ध्यान रखना होगा आपको। बाकी चीज़ें हमेशा वही चीज़ सेम है, यहाँ पर भी वही चीज़ें आती है। तो यदि टेट्राहेड्रल की बात करें, टेट्राहेड्रल में डेल्टा टी क्या होता है, 4/9 डेल्टा नॉट होता है, क्योंकि ऑर्बिटली क्या होता है, स्प्लिट होकर के धीरे धीरे वो फोर्स करने लगता है, और वो एक दूसरे से पेयर बन जाते हैं, और पेयर बनने के बाद फिर हमें लो स्पिन का ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। ड्यू टू लेस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी कम होने की वजह से क्या होता है, ये पॉसिबल नहीं कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे सभी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन में होंगे, कोई जरूरी नहीं कि सभी हाई स्पिन में होंगे, क्योंकि सब क्या होंगे, धीरे 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 लोअर स्पिन में आ जाते हैं। आपको पता होगा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कलर भी प्रोड्यूस करता है, तो कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें ध्यान रखना होगा कि जो T2G में जो स्प्लिटिंग हो रही है, तो 2 स्प्लिटिंग सेट था, T2G था और अगला था EG था, तो ये सभी क्या होता है, डिफरेंट एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग हमारे दोनों डिवाइड हो गए। तो ध्यान रखना होगा इसमें कि जो लोअर ग्राउंड वाला लेवल होता है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करके ग्राउंड में चला जाता है, उसको T2G लेवल में आ जाता है, और हायर में पहुंचा है तो EG में चला जाता है। इस यहीं पर क्या होता है, DD ट्रांजिशन की क्या होती है, फिनोमिना होती है, और इसी वजह से क्या होता है, ये कलर प्रोड्यूस करते हैं। कभी भी पेपर में आपको कलर प्रोड्यूस की बात करेगा तो हमेशा ध्यान रखना कि इससे DD ट्रांजिशन की वजह से। और DD ट्रांजिशन क्या होता है, ये डी ब्लॉक में अच्छे से समझा दूंगा मैं, वैसे अभी समझा देता हूँ। DD ट्रांजिशन मतलब कि जो डी ब्लॉक के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं आपस में क्या होता है, स्प्लिट हो जाते हैं, है ना, अट्रैक्शन करते हैं, इस वजह से DD ट्रांजिशन की फिनोमिना होती है। और यहाँ पर क्या होता है, आपने देखा होगा कि डी ब्लॉक में यदि पूरी फुलफिल हो गया, डी ब्लॉक का जो आउटर मोस्ट सेल हो गया पूरी तरह से भर गया, यानी 1 से लेकर के 9 तक क्या अनफिल है ना, तो ये सभी कलर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो डी पूरी तरह से फुल हो गया, फिल हो गया पूरा, D10 हो गया हमेशा, नहीं 10 का 10 ऑर्बिटल डी के पास है, तो क्या होगा, कभी भी कलर प्रोड्यूस नहीं करता है। तो कभी आपको कलर पूछा जाए पेपर में तो ध्यान रखना होगा कि आप क्या करेंगे, डी ऑर्बिटल के हमें इलेक्ट्रॉन को देखना होगा कि डी ऑर्बिटल आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। यदि इलेक्ट्रॉन फुल हो रहा होगा, D10 पे आ रहा होगा, तो क्या होगा, वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन हाफ फिल है, कितना भी 1 से लेकर 9 तक है, आधा फील है डी ब्लॉक, तो हमेशा क्या होगा, वो कलर प्रोड्यूस करता है। अब आता है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब एप्लीकेशन क्या होता है, पहला होता है हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड सिंपल ट्रीटेशन, यानी वाटर के हार्डनेस को कम करने के लिए हम EDTA ये सब का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पता हो आपको कि किसी भी वाटर में वाटर का हार्डनेस किसकी वजह से होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, EDTA से दूर कर सकते हैं। कुछ ऐसे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है मेटल का, है ना, जैसे सिल्वर, गोल्ड, ये सभी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से ही फॉर्मेशन होता है। कभी कभी प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल का प्यूरिफाई करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज करते हैं।
कोरिलेशन कंपाउंड का यूज हम कैटलिस्ट के रूप में भी करते हैं कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। जैसे हमारा क्या होगा, रोहोडियम कॉम्प्लेक्स बनाना होगा, कैटलिस्ट बनाना होगा, है ना, ये सब के लिए एल्केन बनाना होगा, हाइड्रोजन ऑफ एल्केन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दिया दीजिए, मैंने बताया था पीछे कि हमने लिगेंड का यहाँ पर बताएंगे एक लिगेंड का। तो देखिए यहाँ पर लिगेंड के टेबल बने हुए हैं ना, ऊपर में क्या है, सब सिंबल बना हुआ है, नीचे में नाम दिया हुआ किसका क्या नाम लिखा जाता है प्रीफिक्स में। ठीक है, और इतने सारे हमारे लिगेंड है, इतना ही यूज होता है हमारा। और ऊपर में देखिए सब में आयन दिखाए गए हैं, तो इतना हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना होगा, कभी कभी ईडीटीए का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ईडीटीए का फुल फॉर्म ध्यान रखना, इथाइलिन डाईएमीन ट्राई एसीटेट आयन होते हैं ये। ठीक है, यहीं तक हमारा ये टॉपिक था, इसलिए थैंक यू।